चलिए, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल लास्ट में क्या किया था। हम लोगों ने बात करी थी डायमेंशंस की। अब डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की वो पावर्स हैं जहां पर आप उन्हें रेज करते हैं ताकि आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, उन पावर्स को ही हम नाम डायमेंशंस का देते थे। तो अब आज हम लोगों ने कल हम लोगों ने फॉर्मूला निकालने सीखे थे डायमेंशंस के, हम सबको याद है। ठीक है, तो अब हम लोग उसके ऊपर ही बेस्ड कुछ थोड़ा सा आगे देखते हैं एक कॉन्सेप्ट। उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वांटिटीज आएंगी जिनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी गिवन होती है तो जनरली उसकी वैल्यू के साथ उसका यूनिट गिवन होती है। तो उन यूनिट्स का इस्तेमाल करके आप ऐसे में कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे, हमने वो सीखना है। गॉट इट? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर हमें कहा गया है डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कौन सी ये पहले क्वांटिटीज आपको गिवन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हमको कहा गया है और हमें इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो देखो, आपको यूनिट गिवन है कैपिटल जी के लिए, आपको यूनिट गिवन है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2। जब ये माइनस पावर आती है इसका मतलब होता है अपॉन, रेसिप्रोकल अपॉन में। तो मैं इसको लिख सकता हूं न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। ये समझ में आया? पहले हम लोगों ने क्या किया, हमने यूनिट को सिंपल फॉर्म में लिख लिया। अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, और उसकी पावर 1 है। तो मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लूंगा जो कि है mlt-2। मीटर लेंथ की होती है और उसकी पावर 2 लिखी है, तो मैं लिखूंगा l की पावर 2। और kg मास की होती है और उसकी पावर 2 लिखी है, तो m की पावर 2। ठीक है, अब जब ये 2 ऊपर जाएगा, यहां 1 है, यहां 1 है, 1 के साथ ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा m की पावर 1-2, l की पावर 1 और ये साथ में 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। और ये t ऐसे का ऐसे ही रहेगा, t की पावर -2। तो मेरे पास जो कैपिटल G है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा m-1 l³ t-2। अब देखो, आपको इसका ना फॉर्मूला पता था ना आपको कुछ और पता था, लेकिन आपको क्या गिवन था क्वेश्चन में? इसकी वैल्यू मेंशन थी और वैल्यू में यूनिट लिखी थी। तो आप यूनिट का इस्तेमाल करके भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो आपके काम आएगी। ये बुक्स में ऐसे नहीं गिवन है, लेकिन आप इसको यहां यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वांटिटी ऐसी आए जिसका आपको यूनिट गिवन हो, तो आप उस यूनिट से भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यंग्स मॉडुलस। देखो, सेकंड वाला केस, ये हमारा फर्स्ट केस था, ए पार्ट। अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। बी पार्ट है आपको कैलकुलेट करके दिखाना है यंग्स मॉड्यूलस। मैंने आपको कल बताया था जितने भी मॉड्यूलाई ऑफ इलास्टिसिटी हैं उन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था। तो हम देखते हैं यंग्स मॉडुलस, इसकी यूनिट गिवन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस को वैसे कैपिटल Y से लिखा जाता है, इसकी यूनिट लिखी है न्यूटन मीटर की पावर -2। इसका मतलब है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन किसकी यूनिट होती है? न्यूटन यूनिट होती है फोर्स की। तो यहां आपके पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m1 l1 t-2। और मीटर लेंथ की यूनिट होती है, तो l और उसकी पावर 2 लिखी है, तो l²। तो आपके पास यहां फॉर्मूला बन गया यंग्स मॉडुलस का, m की पावर 1 ही रही, l का पावर 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 1-2, और t की पावर -2 ऐसी का ऐसी लिखा रहा। तो मेरे पास यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m1 l-1 t-2। तो देखो, हमने क्या किया, हमने केवल यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट की मदद से भी बना सकते हैं, जस्ट बाय नोइंग द यूनिट। ठीक है, और हम देखते हैं ये सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे ताकि हमको अच्छे समझ में आ जाए ये कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हम देखते हैं इसका थर्ड सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में आपको गिवन है पार। इसका वैसे हमने कल डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, लेकिन मान लो आप भूल गए
और आपको यूनिट गिवन है इसकी, यूनिट में वॉट गिवन है या फिर आपको गिवन है जूल पर सेकेंड, जैसा कि यहां लिखा है। ठीक है, तो अब सी वाला एग्जांपल देखते हैं। सी में आपको गिवन है पार, मैं उसे कैपिटल पी से लिख रहा हूं, और उसकी यूनिट गिवन है जूल पर सेकेंड, यानी जूल अपॉन सेकेंड। जूल जो है वो वर्क की यूनिट होती है, और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था m1 एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखो इसमें बेसिक फॉर्मूलाज याद होने जरूरी हैं। अब आपको बेसिक भी फॉर्मूला नहीं आया तो भैया भगवान भरोसे, इतना तो याद होना जरूरी ही है। अगर आपको बेसिक भी याद नहीं है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, तो थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, अपॉन सेकंड, सेकंड होती है टाइम की यूनिट। तो मेरे पास यहां बन गया m की पावर 1 l की पावर 2 और ये ऊपर चला गया t की पावर -2 -1, तो बन गया -3। तो मेरे पास पार का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m1 l स्क्वायर t -3। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पार। ठीक है, इसी तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसे ईटा से डिनोट किया जाता है, ये ऐसे, एन की एक टांग लंबी कर दो, राइट वाली टांग जो है, ठीक है, तो वो बन जाता है ईटा। ठीक है, अब इसकी यूनिट देखो क्या गिवन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, वो है पास्कल सेकंड या पास्कल सेकंड। ठीक है, तो पास्कल इनटू सेकंड, पास्कल किसकी यूनिट होती है? ये प्रेशर की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला कल हमने निकाला था m1 l -1 t -2, और सेकंड किसकी यूनिट होती है? टाइम की। तो देखो आपके पास आ गया m1 l -1 t -2 +1। भाई ये -2 और मल्टीप्लाई में +1 हो जाएगी, ये पावर 1 है। a इंटू बी, ए की पावर x इंटू ए की पावर y इज a की पावर x + y, वो वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहां पर। तो मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ गया m1 l -1 t -1। तो देखो हमने केवल यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा रहा हूं। ये जो मेथड है ये बुक्स में गिवन नहीं है, ध्यान देना, ये मेथड बुक्स में नहीं मेंशन्ड है आपको कहीं भी। ये मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप कंपटीशन के क्वेश्चन में ट्रिक की फॉर्म में यूज किया जाता है, आप ट्रिक की फॉर्म में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको मान लो कोई ऐसी यूनिट आ गई, अब 12th के बहुत सारे डायमेंशंस की यूनिट्स होती हैं ऐसी जो आपके सर के ऊपर से जाएंगी, आपने पढ़ा ही नहीं उनको, तो उनका फॉर्मूला कहां याद रख लोगे? 11th के फॉर्मूले याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में ये यूनिट्स वाला मेथड आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में यूनिट गिवन जरूर होती है क्वांटिटीज के साथ, गॉट, जब उनकी वैल्यूज मेंशन्ड होती है तो। इसी तरह से सरफेस टेंशन की बात करते हैं। सरफेस टेंशन कैपिटल टी, इसकी यूनिट गिवन है न्यूटन पर मीटर, यानी न्यूटन अपॉन मीटर। न्यूटन होती है फोर्स की m1 l1 t -2, और मीटर होती है लेंथ की, तो l की पावर 1। तो ये बन जाएगा m1 l1 -1 t -2, 1 - 1 बन गया 0। तो मेरे पास टेंशन का फॉर्मूला आ गया सरफेस टेंशन का mt -2, ये बन गया सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, गॉट इट। इस तरह से हमने सरफेस टेंशन का भी डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया यहां से, गॉट इट। अब अगला वाला देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। कल हम लोगों ने ये निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट भी, अगर आप लोगों को याद रहा हो, हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था प्लैंक्स कांस्टेंट को, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आज दूसरे तरीके से देखते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट में गिवन है आपको जूल सेकेंड, h, इसे h से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल h से। इसकी यूनिट आपको गिवन है जूल सेकेंड, जूल होती है वर्क की, तो m1 l स्क्वायर t -2, और सेकेंड होती है टाइम की, तो t की पावर 1। तो आ गया m1 l स्क्वायर t की पावर -2 + 1, तो -2 + 1 हो जाएगा -1। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का आ गया m1 l स्क्वायर t -1, ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया यहां तक? ये हमने तरीका सीखा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आप उससे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, गॉट इट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल क्वेश्चन करके दिखा दिए, 6 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा। ये मेथड एकदम पक्का हो जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंपटीशन में ही क्यों ना आ जाए, आप उसे बड़ी कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, करेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं
अगला जो हमारा टॉपिक है, और ये बड़ा मजेदार और काम की चीज है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। ठीक है। अब ये होमोजीनिटी वर्ड, ये होमोजीनस से बना है। अगर आपको याद हो, आपने केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में देखा था हेट्रोजीनस, होमोजीनस, याद होगा सबको। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स एंड होमोजीनस मिक्सचर्स। सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है? मैं दिख रहा हूं सबको? ये साफ साफ दिख रहा है? ठीक है। तो होमोजीनस या हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, क्या फर्क होता था? हेट्रोजीनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता था जिसका कॉम्पोजिशन चेंज होता था। जैसे आपने क्या किया, आपने चीनी ली थोड़ी सी हाथ में, पाउडर वाली सी, और नमक लिया और ऐसे मिला दिया, तो आप नोटिस करोगे कहीं पर चीनी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर नमक ज्यादा हो जाएगा। दैट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब आपने उसी चीनी नमक को लिया और पानी में घोल दिया। अब आप उस पानी को कहीं से भी उठाओगे, पूरी तरह अच्छे से डिसॉल्व कर दिया पूरी तरह, तो आप पाओगे उस पूरे पानी के अंदर चीनी और पानी की चीनी और नमक की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम रहेगी थ्रू आउट, कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम। उसे बोलते हैं होमोजीनस। ठीक है। तो होमोजीनिटी वर्ड का मतलब होता है सेम थ्रू आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, इसे शॉर्ट में पीओएच भी लिख देते हैं। ठीक है। शॉर्ट में मैं यूज करूंगा पीओएच, ताकि हमारे लिए बार बार प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिक्कत देगा, तो मैं शॉर्ट में पीओएच यूज करूंगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, अ फिजिकल रिलेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट if the dimensions of all the terms in the equation are same। कोई भी फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली तब सही माना जाएगा जब उस फिजिकल रिलेशन के इक्वल टू साइन की तरफ, दोनों तरफ जितनी भी क्वांटिटीज गिवन है प्लस और माइनस के बीच में, उन पूरी क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस आएंगी वो सेम होंगी। क्या मतलब है इसका? एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल हमेशा हमें अच्छे से समझा देता है चीजों को। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। आप सब ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, v इक्वल्स u प्लस ए टी। सबको याद होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वो थी v इक्वल्स u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप लोगों ने पढ़ा, क्लास 9 में आप ही पढ़ के आए। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन ऑफ मोशन में ये LHS है, दिस इज योर LHS, and this is your RHS, right hand side of the equation। ये LHS RHS समझ में आया? अब इसमें अगर आप LHS को देखो ध्यान से, तो LHS में आपके पास केवल V है। V क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कल हम लोगों ने निकाला था। अगर आप इसका डायमेंशंस रखें तो आपके पास आएगा L-T-1। आई होप इतना तो याद कर लिया होगा सबने, कर लिया ना सबने इतना याद? वेरी गुड। तो L-T-1, ये LHS के डायमेंशन आ गए। अब अगर RHS के देखो, RHS में दो टर्म्स है मेरे पास, U प्लस A इंटू टी। U इनिशियल वेलोसिटी होती थी, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L-T-1, चाहे फाइनल हो या इनिशियल, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, एंड इट हैज द सेम डायमेंशंस L-T-1 थ्रू आउट। A हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का कल निकाला था L-T-2, और T मेरे पास टाइम है, तो T की पावर -2 + 1 कितना बन जाएगा? -1। तो L-T-1 प्लस L-T-1। अब देखो ध्यान से, LHS में मेरे पास जो डायमेंशंस हैं, एक क्वांटिटी है और उस एक क्वांटिटी के डायमेंशन है L-T-1। RHS में मेरे पास दो टर्म है, U और AT। U के डायमेंशन क्या है? L-T-1। AT के डायमेंशन क्या आ रहे हैं? L-T-1। तो देखो इक्वेशन के दोनों तरफ LHS के डायमेंशन भी L-T-1 और RHS की जितनी टर्म्स हैं, दो टर्म यहां पर हैं, दोनों के डायमेंशन L-T-1 ही है। इससे पता चलता है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर equation is dimensionally correct। समझ में आया हम लोगों ने कैसे डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट प्रूव करी? ये क्लियर हुआ सबको? हाउ वी प्रूव्ड इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली सही कैसे है, इसके और एग्जांपल्स भी मैं आगे कराऊंगा।
इवेंचुअली क्वेश्चंस की फॉर्म में जब हम करेक्टनेस देखेंगे फिजिकल रिलेशंस की। तो इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट एग्जांपल्स की फॉर्म में हमने इसको समझा, ठीक है। लेकिन ये बहुत डीप या एक ट्रिकी क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ये प्रिंसिपल बड़ी ट्रिकी फॉर्म में भी अप्लाई किया जा सकता है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, वर्कशीट में भी आपको इसके एग्जांपल्स मैं दूंगा, पढ़ इट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है ये क्वेश्चन। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में मुझे कहा गया है, मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके सामने। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, n इज इक्वल टू माइनस टी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। ये n का फॉर्मूला आपको गिवन है। n क्या है यहां पर देखो ध्यान से, ये समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये जो n है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी अपॉन एरिया, इन यूनिट टाइम यानी पर यूनिट टाइम, तो अपॉन एरिया इनटू टाइम बन जाएगा इसका फॉर्मूला। बहुत जरूरी है, अगर आपने क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा होगा, आपने इसको खाली क्या मान लिया, नंबर, होगा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कह रहा है n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक यूनिट एरिया में से हर एक सेकंड में पास हो रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यही तो कहूंगा मैं इसको। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब अपॉन एरिया अपॉन टाइम, तो ये बन जाएगी फॉर्मूला। अब नंबर तो डायमेंशनलेस होता है, हमने पढ़ा था जितने भी नंबर्स होते हैं दे आर डायमेंशनलेस। ऊपर तो m0 l0 t0 हो गया, लेकिन एरिया के डायमेंशन हमने कल निकाले थे l स्क्वायर, और टाइम का डायमेंशन t होता है। तो ये जो n है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो l की पावर -2 t की पावर -1 आ गया मेरे पास। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया स्मॉल n का। क्यों निकाला मैंने, अभी चाहिए होगा मुझे आगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो आगे, देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, खाली नंबर नहीं है ये भी, n1 और n2 भी मात्र नंबर नहीं है, n1 और n2 भी क्या है, n1 n2 भी हमारे पास नंबर पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है। तो खाली नंबर यहां भी नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो मेरे पास आएगा n1 और n2, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नंबर तो डायमेंशनलेस होता है m0 l0 t0, और वॉल्यूम के डायमेंशन हमने कल निकाले थे l3, तो n1 n2 के डायमेंशन आ गए l की पावर -3। गॉट इट। आगे इन्होंने कहा x1 और x2 डिस्टेंसेस हैं, तो x1 और x2 डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला l लग जाएगा सीधे सीधे से। आपको ये जो डिफ्यूजन कांस्टेंट d गिवन है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल करके बताना है। क्वेश्चन है आपको निकाल के बताना है ये जो d है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो पहले d का फॉर्मूला तो बना ले, डायमेंशनल फॉर्मूला तो बाद में बनाएंगे। तो पहले हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखो इस फॉर्मूला से अगर मैं d का फॉर्मूला बनाऊं, d, तो वो हो जाएगा n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1, माइनस लगा करके, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा n इंटू x1 माइनस x2 अपॉन n2 माइनस n1, ये आ गई वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो यहां पर इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जो क्वांटिटीज होंगी ये और ये,
ये हैव टू बी द सेम डायमेंशंस। कैसे भाई? अगर मैं आपसे कहूं 5 सेकंड में से 2 मीटर माइनस करके बताओ, आंसर बताओ कितना आया। माइनस क्या करना है? 5 सेकंड में से 2 मीटर माइनस करके बताओ, व्हाट विल बी योर आंसर? तो आप कहोगे सर ये तो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि आप कहोगे सर 5 सेकंड तो टाइम की वैल्यू है और 2 मीटर तो लंबाई की वैल्यू है। मैं समय में से लंबाई थोड़ी माइनस कर सकता हूं, मैं समय में से समय को माइनस कर सकता हूं, यानी टाइम में से टाइम को माइनस कर सकता हूं, लेंथ में से लेंथ को माइनस कर सकता हूं। अगर आप कहो 5 सेकंड में से 2 सेकंड निकालो तो मैं कहूंगा हाँ जी 3 सेकंड आंसर आएगा, या आप कहो 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर दो तो मैं कहूंगा 3 मीटर आंसर आएगा। लेकिन 5 सेकंड में से 2 मीटर हम माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 5 सेकंड टाइम या समय की वैल्यू है और 2 मीटर लंबाई या डिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग क्वांटिटीज हैं, इसलिए अलग क्वांटिटीज को तो कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया जा सकता और ऐड भी नहीं किया जा सकता। तो बचा क्या ऑप्शन? ऑप्शन ये बचा कि केवल लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, और यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का दूसरा फॉर्म है। इसको इस तरह से भी स्टेट किया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस बिल्कुल सेम होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। गॉट इट? तो x1 में से x2 माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? डिस्टेंस माइनस डिस्टेंस इज डिस्टेंस। तो इसकी जगह मैं पूरी की पूरी तरह डिस्टेंस लिख सकता हूं। तो मेरे पास इसको लिखा जा सकता है n इंटू डिस्टेंस अपॉन n2 माइनस n1, पूरा का पूरा ये नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा मेरे पास। तो यह आ जाएगा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब इनकी वैल्यूज रख दें उठा करके। स्मॉल n का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने शुरू में निकाल लिया था, वो था l की पावर -2 t की पावर -1। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? x1 और x2 के फॉर्मूला से, जिसको हमने लिखा था l, और डिवाइड किससे किया? n2 और n1 के फॉर्मूला से, जो हमारे पास आया था l की पावर -3। तो देखो आपके पास फॉर्मूला क्या निकल करके आया, देखो l की पावर, अब देखो यहां पर पावर्स कैसे आप करोगे। तो आपके पास d का फॉर्मूला आया l की पावर -2, ये माइनस जब ऊपर जाएगा बन जाएगा +3, और उधर से +1, क्योंकि ये वाला भी है 1, ठीक है, और t की पावर -1। तो देखो -2 + 3 इज +1, +1 + 1 इज +2। तो आपके पास आ गया l² t -1। ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल D। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करके कैपिटल डी के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले। अब देखो ये क्वेश्चन अलग सा देखने में लगता है, ये एक्चुअली बेस्ड, हमने क्या फॉर्मूला यूज किया? हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन में। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है बड़े सिंपल सी बात कि केवल उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनकी फिजिकल डायमेंशंस सेम है। ठीक है, तो उसको इस तरह से भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको इवेंचुअली आगे साथ में कराऊंगा, और वर्कशीट में भी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दूंगा। गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं आगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको किन फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है। तो हम इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और ये आसान भी रहेगा याद रखना। सबसे पहले हमने लिखा फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं इसको सरल भाषा में डिवाइड करूं तो मैं कहूंगा भैया क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है, एक वो जिनकी वैल्यू फिक्स हो, और एक वो जिनकी वैल्यू बदल रही हो। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू बदल सकती है यानी एबल टू वेरी, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, एक हो सकती है कांस्टेंट और एक होती है वेरिएबल, एबल टू वेरी, जो बदल सकते हो। तो इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट हो सकते हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है भैया? अब ये जो वेरिएबल और कांस्टेंट है,
हो सकता है इनके पास डायमेंशन हो, और ऐसा भी हो सकता है इनके पास डायमेंशन ना हो। मैंने आपको डायमेंशन वाले और बिना डायमेंशन के क्वेश्चंस कल कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाते हैं। जैसे एंगल है, डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन है, डायमेंशन नहीं होता, दे डोंट हैव डायमेंशंस, बट फिर भी वो फिजिकल क्वांटिटी तो है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन हो उसे बोलेंगे डायमेंशनल, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन ना हो उसे बोलेंगे डायमेंशनलेस। अब अगर वो कांस्टेंट हुए तो दो कांस्टेंट बन जाएंगे, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और अगर वो वेरिएबल हुए तो वो फिर वो दो क्वांटिटीज बन जाएंगी, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। ठीक है, तो अब इनकी फॉर्म्स लिख लेते हैं। ये आगे फर्दर दो फॉर्म्स में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट और ये डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे ही वेरिएबल भी दो फॉर्म में डिवाइड किए जा सकते हैं इसी वजह से, एक डायमेंशन लेस वेरिएबल और एक डायमेंशनल वेरिएबल। ठीक है, तो ऑल टुगेदर मेरे पास क्वांटिटीज कितने तरह की हो गई? पहली हो गई डायमेंशनलेस कांस्टेंट, दूसरी हो गई डायमेंशनल कांस्टेंट, तीसरा हो गया डायमेंशनलेस वेरिएबल और चौथा हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। तो ऑल टुगेदर मेरे पास चार तरह की फिजिकल क्वांटिटीज निकल करके आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें से एक एक को करके कि ये क्या है। ठीक, तो इनमें से सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स यानी कांस्टेंट हो, चेंज ना हो सकती हो, उसी को बोलते हैं हम कांस्टेंट। और ऐसे कांस्टेंट्स जिनके पास डायमेंशंस भी हो तो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायमेंशन, डायमेंशन ना हो उसे बोलेंगे डायमेंशनलेस। ठीक है, तो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं कहूंगा फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट हैव डायमेंशंस but have a fixed value। इनके पास डायमेंशन तो नहीं है लेकिन इनकी वैल्यू फिक्स है। आप कहोगे सर ऐसी कौन सी वैल्यू है? मैं कहूंगा पाई। एग्जांपल देखो इसका, पाई निकालते हो ना, 22/7 या 3.14 फिक्स है, फिक्स है, कांस्टेंट है, वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही। ठीक है, और डायमेंशन नहीं है उसके पास। ठीक है, इसी तरह से ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, आप अभी देखोगे ये वाली वैल्यू सीखोगे आगे चल करके। जितने भी नंबर्स होते हैं मेरे पास 1 2 3 एंड सो ऑन, सारे नंबर्स उनकी वैल्यू फिक्स है लेकिन नंबर्स के पास डायमेंशन नहीं होते, सो दे आर कंसीडर्ड टू बी डायमेंशनलेस। तो ये मेरे पास हुआ डायमेंशनलेस कांस्टेंट का एग्जांपल। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन तो ना हो लेकिन जिसकी क्वांटिटी या वैल्यू फिक्स हो उसे हम बोलेंगे डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल का मतलब इसके पास डायमेंशन भी हो और इसकी वैल्यू भी फिक्स हो, तो बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस एंड हैव अ कांस्टेंट वैल्यू, उन्हें बोलेंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट। कौन सा एग्जांपल है? अभी हमने देखा था कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू यही रहती है। ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट एच, ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स होती है। तो ये सारे डायमेंशनल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस का मतलब डायमेंशन नहीं, वेरिएबल का मतलब वैल्यू भी चेंज हो। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास ना तो डायमेंशन है और ना ही उनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशंस
बट वेरिएबल वैल्यूज। तो हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज which have no dimensions but have वेरिएबल वैल्यूज। इनके पास डायमेंशन तो नहीं है लेकिन इनकी वैल्यू वेरिएबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था एंगल। एंगल के पास डायमेंशन नहीं होते और उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। 45, 30, 25, 10, 5 कुछ भी डिग्री हो सकती है। इट कैन चेंज, लेकिन उसके पास डायमेंशन नहीं होते क्योंकि वो होता था लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। कल मैंने आपको डिराइव भी करके दिखाया था। इसके बाद स्ट्रेन कल हमने डिराइव किया था। ऐसे ही आप लोग रिलेटिव डेंसिटी पढ़ के आए हो, डेंसिटी ऑफ समथिंग अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को अगर वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करो तो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। तो रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, इट हैज नो डायमेंशंस, तो रिलेटिव डेंसिटी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से डायमेंशनल वेरिएबल हम देखते हैं। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं? इन ऐसी क्वांटिटीज, डायमेंशनल का मतलब उनके पास डायमेंशंस हो और वेरिएबल का मतलब उनके वैल्यू फिक्स ना हो। तो डायमेंशनल वेरिएबल होंगी फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions but variable values, बट इनकी वैल्यू वेरिएबल है। ठीक है, ऐसी कौन सी है भाई? सारी दुनिया जहां की क्वांटिटीज है ऐसी। एरिया डायमेंशन भी है लेकिन वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फोर्स, स्पीड, इन सब के पास डायमेंशंस हैं और इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन हैव एनी वैल्यू। जो मर्जी फोर्स आप लगाओ तो फोर्स चेंज हो सकती है लेकिन उसके डायमेंशन सेम रहेंगे। सो दे हैव डायमेंशंस बट नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो ऑल टुगेदर हमने फिजिकल क्वांटिटीज को कितने टाइप्स में डिवाइड किया? हमने फिजिकल क्वांटिटीज को 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया। कौन सी 4 डिफरेंट टाइप्स है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल। क्या है इनका मतलब? डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन ना हो लेकिन उनकी वैल्यू फिक्स हो। एग्जांपल पाई, ई, ऑल नंबर्स, दे आर ऑल डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास डायमेंशन भी हो और उनकी वैल्यू भी फिक्स हो। एग्जांपल है आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास ना तो डायमेंशन हो और जिनकी वैल्यू भी बदल सकती हो। एग्जांपल है एंगल, स्ट्रेन, रिलेटिव डेंसिटी एटसेट्रा। डायमेंशनल वेरिएबल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायमेंशंस हो लेकिन उनकी वैल्यू चेंज हो सकती हो, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। एग्जांपल है एरिया, फोर्स, स्पीड एटसेट्रा, और जितनी भी ढेर सारी क्वांटिटीज हैं उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो ये तो 4 तरह के क्लासिफिकेशन थे फिजिकल क्वांटिटीज के जो हम लोगों ने अभी सीखे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ये जो हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं ये हम इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, यानी इसका एप्लीकेशन हम लोगों ने अब सीखना है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, हम लोगों ने ये देखना है अब। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग समझते हैं। ओके, ठीक है जी। तो डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट का सबसे पहला जो एप्लीकेशन आप देखोगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन आप पाओगे वो है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन जो आपको गिवन है, अगर आपको चेक करना है कि वो डायमेंशनली सही है या नहीं, तो उसके लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप चेक करके बता सकते हो कि वो इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं। हम देखेंगे इसका जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये जो मेथड है पूरा का पूरा उसी पर बेस्ड है। क्यों भैया? किसी भी इक्वेशन में अगर दोनों साइड आपके पास
जो डायमेंशंस है वो सेम आ गई तो आप कहोगे वो इक्वेशन ठीक थी, और अगर वो डायमेंशन सेम ना आई तो आप कहोगे वो इक्वेशन ठीक नहीं है। तो ये जो चेकिंग करेक्टनेस है, इसका जो मेन मेथड है वो यही है। आप जब भी चेक करना चाहोगे तो आप इसमें अप्लाई करोगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है जी। तो इसके स्टेप्स को अगर मैं लिखूं तो मैं सिंपल तरीके से कह सकता हूं, पहले तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो गिवन क्वांटिटीज का, जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखो। मैं आपको नोट्स में ये स्टेप्स लिख करके दूंगा तो आप वहां से भी पढ़ पाओगे इसको। अभी मैं बता रहा हूं, सबसे पहला स्टेप होगा आपको इक्वेशन में जितनी भी क्वांटिटीज गिवन हैं आप उनका क्या लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला आप उनका नोट डाउन करोगे एलएचएस और आरएचएस पर। उसके बाद आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करके देखोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन सेम आ गई सारी क्वांटिटीज की तो आप कहोगे वो सही है, सेम ना आई तो आप क्या कहोगे, वो डायमेंशनली गलत है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को हम अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल पर, ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन है, हमें चेक करनी है करेक्टनेस इस इक्वेशन की। और इक्वेशन क्या है, एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मैं लिख देता हूं आपके लिए इक्वेशन। इक्वेशन है, हमें चेक करनी है करेक्टनेस इस इक्वेशन की, एफ इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप है राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ ऑल द क्वांटिटीज ऑन एलएचएस एंड आरएचएस। तो एलएचएस मेरे पास एफ इंटू एस है, ये दिस इज माई एलएचएस। तो मैं एलएचएस को कंसिडर कर लेता हूं, यह है मेरा एलएचएस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा है मेरा आरएचएस। तो मैं एलएचएस देखता हूं। एलएचएस में मेरे पास लिखा है एफ इंटू एस। एफ यहां पर फोर्स के लिए यूज हुआ है तो मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा एम एल टी माइनस टू, और एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए लिखूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया मेरे पास, एलएचएस का। एलएचएस का कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। गॉट इट। अब हम आते हैं आरएचएस पर। आरएचएस में मेरे पास दो टर्म्स हैं और उनके बीच में माइनस साइन है। तो मैं इनको, अब ये देखो, हमने टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज पढ़ी थी, उनमें हमने पढ़ा था डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होते थे, कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके पास डायमेंशन ना हो लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स हो। फॉर एग्जांपल हाफ की वैल्यू फिक्स है 0.5, 1/2 की जो वैल्यू होती है 0.5 होती है, फिक्स है। जब भी 1/2 लिखा होगा इसका मतलब 0.5 एग्जैक्ट होगा, कोई और वैल्यू नहीं, 0.5 एग्जैक्टली। और इसके डायमेंशन नहीं होते, नंबर्स डोंट हैव डायमेंशन। तो जब भी मैं डायमेंशन की बात करूंगा, डायमेंशनलेस वैल्यू जो भी लिखी होगी वहां पर, उसको कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला में कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि हाफ एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो नंबर्स को जब भी हम इक्वेशन में देखते हैं कहीं पर, तो वहां पर उसको डायमेंशन के अंदर नहीं लिखते कभी भी। गॉट इट। तो यहां पर हम आरएचएस पर आते हैं। देखो आरएचएस में मेरे पास है एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर। मैंने हाफ को यहां पर नहीं लिखा, कारण क्या था, हाफ क्या है मेरे पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे वहां पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हम नहीं लिखते। गॉट इट। अब देखो एम है मास और v है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस लगाया, फिर है मास, और u भी है वेलोसिटी, एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो ये मेरे पास RHS जो है, देखो m l का स्क्वायर t माइनस वन का स्क्वायर -2 बन गया, माइनस लगाया m l का स्क्वायर t माइनस वन का स्क्वायर -2 बन गया। अब देखो ध्यान से, मेरे पास जो LHS था, LHS का डायमेंशन आया था m l स्क्वायर t -2। RHS का डायमेंशन देखो m l स्क्वायर t -2 एक टर्म में आया, माइनस लगा करके m l स्क्वायर t -2 दूसरी टर्म में आया। दोनों तरफ इक्वेशन में
डायमेंशंस LHS और RHS के क्या हो गए, सेम, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, दिस इक्वेशन बिकम्स डायमेंशनली करेक्ट। तो मैं कहूंगा देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये डायमेंशनली करेक्ट आई। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं करके, और उसका कारण बताऊंगा कि क्यों मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। सब लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के आए हो, पढ़िए ना सबने, क्या होती है वो होती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर मैं लिखूं S इज इक्वल टू यू टी प्लस AT स्क्वायर तो वो इक्वेशन गलत होगी ना। अगर आप उससे कैलकुलेशन करोगे तो आपकी कैलकुलेशन सही आ सकती है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर की जगह अगर आप S इज इक्वल टू यू टी प्लस AT स्क्वायर का इस्तेमाल करो तो क्या आपका आंसर सही आएगा? द आंसर इज नो, आंसर सही नहीं आएगा, आंसर गलत आएगा। गॉट इट? तो अब मैं देखता हूं कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस AT स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो डायमेंशनली चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन ठीक आती है। इसमें देखो LHS क्या है, ध्यान से देखो, ये S लिखा है, ये मेरे पास LHS है, और UT प्लस AT स्क्वायर मेरे पास RHS आ गया। गॉट इट? तो अब LHS को देखते हैं। LHS में मेरे पास लिखा है डिस्टेंस S, डिस्टेंस के लिए यूज होता था, और डिस्टेंस होता है लेंथ, तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L LHS का। अब देखते हैं RHS पर क्या लिखा है। RHS पर लिखा है UT प्लस AT स्क्वायर। U वेलोसिटी होती है, LT माइनस 1, T टाइम होता है इंटू T, प्लस A एक्सेलरेशन होता है LT माइनस 2, और टाइम का स्क्वायर T स्क्वायर। देखो जरा क्या आ रहा है मेरे पास, T माइनस 1 प्लस 1 खाली L, T माइनस 2 प्लस 2 खाली L। तो देखो LHS के डायमेंशनल फॉर्मूला, LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला L, RHS में दो टर्म थी प्लस के बीच से लगा करके, एक का डायमेंशनल फॉर्मूला L, दूसरे का डायमेंशनल फॉर्मूला L, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं किसी बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड निकालूं तो मेरे पास आंसर गलत आएगा। यानी ये इक्वेशन डायमेंशनली तो सही है लेकिन ये इक्वेशन फिजिकली सही नहीं है। तो डायमेंशनल करेक्ट होना ये जरूरी नहीं है, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही हो तो वो फिजिकली भी सही हो। ये एक लिमिटेशन आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का। हम डायमेंशनल एनालिसिस से ये तो देख सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो इक्वेशन फिजिकली भी हमें सही आंसर देगी। ठीक है, ये एक लिमिटेशन आ जाती है, ड्रॉबैक आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया किस तरह से, क्योंकि ये जानी मानी इक्वेशन है, आप इसे जानते भी हैं। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल ठीक आ रही है देखो, लेकिन ये इक्वेशन अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं, इससे डिस्टेंस कैलकुलेट करूं बॉडी का, तो मेरा आंसर क्या आएगा? रॉन्ग आंसर आएगा मेरे पास। गॉट इट? एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए हम, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमको ये कॉन्सेप्ट। खूब ढेर ढेर सारे एग्जांपल्स करा करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आप नोटिस करोगे ना, वो आपको मिलेगी न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्लियर नहीं हो पाता वो। ठीक है, तो वो मैं आपको इतने अच्छे से करवा दूंगा न्यूमेरिकल्स, मजा आ जाएगा आपको फिजिक्स में। ठीक है, अब देखो यहां पर इक्वेशन गिवन है आपको, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स mgh, दिस इज द इक्वेशन दैट हैज बीन गिवन टू यू। आपको बताना है भैया ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है या नहीं। क्या बताना है आपको? वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्लियर? चेक करते हैं, देखिए LHS देखते हैं, LHS क्या है। ये मेरा LHS है और ये मेरा RHS है, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं लगा तो ये आसान हो जाती है, सिंपल सी एक टर्म वाली इक्वेशन। तो देखते हैं हम LHS। LHS में नंबर को नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था, तो मैं लिखूंगा mv स्क्वायर। m है मास, v है वेलोसिटी LT माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा m, फिर L का स्क्वायर, फिर T माइनस 1 का स्क्वायर तो T माइनस 2। ये मेरे पास LHS के डायमेंशन आ गए। अब देखते हैं RHS।
आरएचएस में है एम जी एच। एम है मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैंने बताया था जितने भी तरह के एक्सेलरेशन होते हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2। उसके बाद एच है हाइट, हाइट होती है लेंथ। तो देखो एम एल इंटू एल बिकम्स एल स्क्वायर और टी की पावर -2। देखो जरा एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एलएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T-2। आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T-2। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर द इक्वेशन is dimensionally करेक्ट। तो क्या बन गई मेरे पास इक्वेशन, क्या बन गई, डायमेंशनली करेक्ट। गॉट इट। तो हमने एक एग्जांपल ये देखा, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। अब क्वेश्चन हमको गिवन है, इक्वेशन है टॉ इक्वल्स आई अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है टॉ है टॉर्क। कल डायमेंशनल फॉर्मूला निकलवाया था मैंने टॉर्क का, वर्क वाला होता था सेम, ml स्क्वायर T-2, याद होगा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर्मूला उसमें गिवन था ml स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन था, T-2 था इसका फॉर्मूला, याद करो कल सब लिखवाए थे मैंने आपको ये। ठीक है, तो अब आते हैं हम टॉर्क पर। ये हमारे पास जो टॉ है ये है हमारी LHS और I इंटू अल्फा है हमारी RHS। ठीक है, तो हम आते हैं LHS पर। LHS हो गया टॉ। टॉ का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे पता है ml स्क्वायर T-2, क्योंकि मैंने ये कल आपको पढ़ाया था, आपको भी याद होना चाहिए था। इसके बाद आते हैं RHS पर। RHS है I अल्फा, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर होता है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला याद नहीं होंगे बेटा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको वो जो शीट दी थी याद करने के लिए भेजा था ना कल असाइनमेंट में, मैंने आपको कल नोट्स में टेबल भेजे थे और वो इसीलिए आपको भेजे थे ताकि आप उन्हें याद कर पाओ, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, दिक्कत उसी में आएगी। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि उसे मेमोराइज कर पाओ जितने ज्यादा आप कर सकते हो, इसलिए इतने ढेर सारे निकलवा के भी दिखाए थे। और टेबल भी मैंने ऐसा भेजा था जिसमें आपको उनके डेरिवेशन करने का तरीके भी गिवन है, फॉर्मूला गिवन था, आपको उनमें वैल्यूज डाल डाल करके उन्हें सॉल्व करके निकालना था। ठीक है, अल्फा, अल्फा होता है T-2, सॉल्व करो जरा। तो RHS की वैल्यू आ गई आपके पास ml स्क्वायर T-2। देखो जरा LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T-2, RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर T-2। तो मैं कहूंगा देयरफॉर इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बन गई। गॉट इट। तो हम लोगों ने आज मेथड सीखा वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, और मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ आ गया होगा।